हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने आपका यूपीएससी ईपीएफओ का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है डेट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड योर लेबर लॉस। मैंने आपके साथ संडे को कुछ इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था क्या होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन, हमने डिस्कस किया था क्या है उसके डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस। होप सो आप सबने उसको देखा होगा, अपने नोट्स बनाए होंगे और मेरी पीडीएफ जो है हमारी टेलीग्राम पे जो मैंने प्रोवाइड की थी वो भी डाउनलोड कर चुके होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस, जो हमारा रिवॉल्व करने वाला है ऑन योर एवोल्यूशन ऑफ योर लेबर लॉस। मतलब कि हमारे इंडिया में, हमारे प्यारे भारत में लेबर लॉस कैसे इवॉल्व हुए। क्योंकि मैं लास्ट टाइम का पेपर देख रहा था तो उधर एक क्वेश्चन आया इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। उधर क्या क्वेश्चन आया है, इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। मतलब कि आपने बताना है ये इवेंट कब हुआ, इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ, वो प्रॉपर्ली आपने बताना। तो प्रॉपर्ली आज मैं आपको एक स्टोरी की तरह इसे बताऊंगा। आपको मैं बताऊंगा कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारे इंडिया में किस तरह के लॉस थे, कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट कमीशन आई, हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो एक्ट्स पास हुए, ब्रिटिश ने क्या क्या क्लॉजेस लाए, वो प्रॉब्लम हम इधर डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज योर आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब कि आज का लेक्चर भी हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। नो डाउट आज ही के लेक्चर में कंप्लीट दोनों पार्ट पढ़ेंगे। एक पार्ट रहेगा बिफोर इंडिपेंडेंस, एक पार्ट रहेगा आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो भी यार इस चैनल पर नए हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आप सबको बता दूं, आपको प्रॉपर्ली यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एंड से पूरा एक इंडस्ट्रियल रिलेशन जितने भी नए नए टॉपिक कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। मैं खुद ये कवर करूंगा, आपको प्रॉपर्ली ए टू जेड टॉपिक इधर पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो क्या कहता है, देखो गाइस, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा डिप्रेस क्लास क्या थी, दैट इज लेबर क्लास। लेबर क्लास की कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। अगर हम बात करें लेबर क्लास की, कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं था। सबसे पहला इवेंट इधर होता है 1917। सबसे पहला इवेंट याद रखना 1917 का। डेट नोट डाउन करते रहो, साथ 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 ना नोट्स बनाते रहो। बड़ी मजेदार किस्से मैं बताऊंगा आज। 1917 को आप सबको पता है एक क्या हुआ था, डेट सर रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। क्या हुआ था? रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन आपका हुआ था। इसमें क्या हुआ था आप सबको मैं बता दूं, इधर देखा गया 1900 से पहले पहले हो क्या रहा था, हमारी जो लेबर क्लास है उसको सभी सप्रेस कर रहे थे। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे एक तरह से कैपिटलिस्ट की नीति चला रहे थे। कैपिटलिस्ट की नीति क्या थी, अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई। कैपिटलिस्ट की नीति ये थी, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, वो एक्सप्लॉइट करते थे। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, सिंपली एक्सप्लॉइट करते थे लेबर क्लास को। काम सारा लेबर क्लास करेगी और एट द एंड उन्हें सिंपली कुछ भी पार्ट नहीं मिलता था। उनके उन्हें इस काम का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता था। और जो भी मोटी मोटी कमाई थी वो सब किसका जाती थी, दैट इज इंडस्ट्रियलिस्ट। लेकिन अब आता है रशियन रेवोल्यूशन, जिसने सबको जगा दिया। इसके बाद इंडिया भी जागा। अभी रशिया में बात छिड़ी थी, ब्रिटिशर्स तक ये बात पहुंची, तो उन्होंने इसके ऊपर स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हुआ क्या, अब जब रशियन रेवोल्यूशन हुई, जो हमारा ये कैपिटलिस्ट था, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, डेट जो कम्युनिस्ट। याद रखना, मतलब कि अब थोड़ा मोटा पार्ट हम लेबर क्लास के साथ भी शेयर करने लगे। इसके बाद सेकेंड इवेंट आपने याद रखना है, डेट जो 1918 का। 1918 में क्या हुआ, विटले कमीशन आई। 1918 में क्या हुआ, विटले कमीशन आई। विटले कमीशन आई, याद रखना कहां पे आई, सब ब्रिटेन में आई। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने बोला अगर आप डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना चाहते हो, इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ सकता है। डिस्प्यूट को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आपको एक जॉइंट कंसल्टेशन करनी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है विच कमेटी गेव द जॉइंट कंसल्टेशन सजेशन, दैट इज योर 1918 में को किसने दिया था, दैट विटले कमीशन इन ब्रिटेन। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। मुझे लग रहा है ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद बात करें, आप सबको होता है 1914 से लेकर 1918 तक हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो 1919 में ही क्या हुआ,
दैट्स योर ILO, ठीक है, दैट्स योर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह से फॉर्म होती है 1919 में टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ लेबर क्लास। आप सब जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, हुआ क्या सर, 1900 से पहले की बात करें तो डिप्रेस क्लास को देखने वाला कोई नहीं था, लेबर क्लास के कोई लीडर नहीं आगे आने वाला था। 1917 में क्या हुआ सर, 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुई, रशिया में रेवोल्यूशन छिड़ गई। उधर क्या होता था पहले, कैपिटलिस्ट, उधर क्या हर जगह ये होता था दैट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उधर चला करती थी। उधर क्या होता था, इंडस्ट्री जो थे एक तरह से सारी मोटी की मोटी कमाई वही ले जाते थे, और जो लेबर क्लास थी वो एक तरह से एक्सप्लॉइट होती रहती थी, और इसके कारण जो हमारी इकोनॉमी थी वो कम्युनिस्ट में शिफ्ट होगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इवेंट होता है 1918 में। 1918 में क्या हुआ सर, विटले कमीशन आई, कहां पे आई सर, ब्रिटेन में आई, जिन्होंने डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए जॉइंट कंसल्टेशन की एक तरह से सजेशन दी। उसके बाद क्या हुआ सर, 1919 में हमारा ILO फॉर्म हुआ। ये 3 डेट्स आपने याद रखनी है, ये सिंपली अभी मैंने थोड़ा सा ग्लोबल लेवल बताया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इंडियन लेवल पे, मतलब कि हमारे इधर देश में क्या हो रहा था, इंडिया लेवल में क्या हो रहा था, इधर कौन कौन से लीडर सामने आए, कौन कौन सी एक तरह से इवेंट सामने आए। आप सबको अभी मैंने बताया डेट हमने क्या करना है, डेट अगर हम डिस्कस करें, हमने, ठीक है, ये जो लेबर लॉज है ना इंडिया के, लेबर लॉज इंडिया में, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए, दैट्स योर बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस क्या हो गया सर, मतलब कि 1947 से पहले, आप लगा सकते हो मोटा मोटा, डेट इज योर 1890 के बाद या 1880 के वाले चलो। और अगर इधर बात करें इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा सर, 1947 से लेकर टिल नाउ। प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे कैसे कैसे हमारे जो लेबर लॉज है इवॉल्व हुए, कैसे कैसे उसमें चेंजेस आए, क्या क्या उसमें क्लॉजेस आए, क्या क्या क्लॉजेस थे, ब्रिटिश काल में क्या था, ब्रिटिश काल कैसे हमारे ऊपर राज कर रहा था, कितना करूर था वो आप सबको तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सिंपली एक मोटा मोटा अगर बताऊं, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, हम एक बिफोर इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, एक आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे। आप सबको बता दूं ये किसी बुक में मेंशन नहीं है, सिंपली मैंने ही डिवीजन किया आपको इजी समझाने के लिए। ठीक है, बात करते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस की। तो बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें, आपने सबसे पहली डेट जो याद रखनी, डेट जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। आपसे पूछा जाएगा हमारा फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब पास हुआ, आपने बोला सर हमारा फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास हुआ 1881 में। फिर आपसे पूछा जाएगा सेकंड फैक्ट्री एक्ट कब पास हुआ, ये भी बता दो साथ में। याद रखना फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट हमारा हुआ था सर 1881 में, 10 साल बाद ही हमारा सेकंड फैक्ट्री एक्ट भी पास हो गया। पहला 1881, दूसरा 1891। हुआ क्या, ये ब्रिटिशर्स ने एक तरह से लागू किया था, ऑफिस उस टाइम पे ब्रिटिश राज चल रहा था। तो 1881 में एक तरह से ब्रिटिश ने रूल रखा था डेट 7 साल के बच्चे, ध्यान से सुनना, 7 साल का बच्चा क्या होता है यार, सेकंड थर्ड में जाने वाला बच्चा, 7 साल के बच्चे के ऊपर भी उन्होंने बोला था आप इनसे 9 घंटे काम करा सकते हो, 9 आवर का वर्क करा सकते हो। और सिंपली सेकंड फैक्ट्री एक्ट में क्या हुआ, इन्होंने थोड़ा सा एज बढ़ा दी, एज क्राइटेरिया बढ़ा दी, दैट इज 9 आवर, और थोड़ा सा टाइम पीरियड घटा दी, दैट इज 7 आवर। और इसमें क्या किया गया, दैट वुमेन्स को भी 12 आवर की अनुमति दे दी, कहते हैं कि 12 घंटे आप इनसे काम करा सकते हो। ऑब्वियस ही बात है, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है वो तो अपना मुनाफा ही चाहेगा, उनके ऊपर कोई रोक ही नहीं है, तो वो एक तरह से इनसे एक 9 साल के बच्चों से भी अच्छा खासा काम ले रहे थे, वुमेन से भी काम ले रहे थे। और हो क्या रहा था, सिंपली उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, उनकी क्या हो रही थी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। ये इंपॉर्टेंट मतलब है, मतलब कि फिर से मैं अगर पूछूं हमारा पहला फैक्ट्री एक्ट कब पास हुआ, आपने बोला सर 1881 में। अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड फैक्ट्री एक्ट कब पास हुआ, सर आपने बोला 1891 में। और एक और चीज जो इसमें आपने याद रखनी है, ये जो हमारे फैक्ट्री एक्ट्स है ना, ये दोनों के दोनों ये सिंपली एप्लीकेबल थे ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्रीज। जो फॉरेन इंडस्ट्रीज थी, फॉरेन सॉरी मैं फॉरेन बोल रहा हूं, दैट इज ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी, उधर क्या था, उधर आप जितना मर्जी काम करो, उसके ऊपर कोई रोक ही नहीं थी। ठीक है, सिंपली इंडियन इंडस्ट्रीज में ये लॉस रखे गए थे। आप देख सकते हो ब्रिटिश राज कितना करूर था उस टाइम पे, 7 साल के बच्चे से जो स्कूल जाने की आयु है उसकी 9 घंटे का काम कर सकते हो एक दिन। ठीक है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं। अब क्या हुआ इसके बाद, होप सो यार ये समझ आ गया जो मैंने बताया। इसके बाद क्या हुआ, 1900 की बात करें, आफ्टर 1900, अब 1900 तक की बात करें, हमारे ना कुछ अनऑफिशियल ग्रुप्स बनने लगे।
अनऑफिशियल ग्रुप्स, या आप इसे ना सिंपली यूनियंस भी कह सकते हो। कैसे यूनियंस? जैसे कि मैं बात करूं, हमारे मद्रास का बन गया, हमारे पंजाब का बन गया, हमारे बॉम्बे का बन गया, कोलकाता का बन गया, ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनने लगे, ये लड़ाई करने लगे। ठीक है, अभी आक्रोश आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्रांति जाग रही है कि हाँ यार कितना करूर है हमारा ब्रिटिश राज। तो अभी तक मैं बता दूं, टिल नाउ नो सपोर्ट फ्रॉम लीडर्स, लीडर्स की एंड से कोई सपोर्ट नहीं थी। आप सबको पता है 1917 में जब गांधी जी आते हैं तो वो दो एक महान एक्टिविटीज एक तरह से उनके जो गिने जाते हैं, डेट जो चंपारण एक्टिविटी, एक सत्याग्रह, और उसके बाद हमारा आता है डेट जो अहमदाबाद मिल वर्कर। इधर सबसे पहले कोई एक तरह से लीडर की एक तरह से एंट्री हुई इन लेबर क्लास। मतलब कि आपसे पूछा जा सकता है इंडिया में लेबर क्लास की ओर देखने वाले पहले लीडर कौन बने, डेट जो महात्मा गांधी। कौन बने? महात्मा गांधी, अलोंग विद लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है, क्लियर है अभी तक जितना मैंने बताया? उसके बाद क्या हुआ आप सबको पता है, 1939 आपको पता है वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट होगी, वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ना बड़े स्ट्रिक्ट लॉस बना लिए, रिस्ट्रिक्टिव लॉस बना लिए। उन्होंने क्या कर लिए? रिस्ट्रिक्टिव लॉस बना लिए। रिस्ट्रिक्टिव लॉस उन्होंने बना लिए क्यों? देख सकते हो यार क्या चल रहा है, सब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही है, युद्ध चल रहा है, महायुद्ध चल रहा है, दैट वर्ल्ड वॉर चल रही है। वो कहते हैं यार हम लड़ेंगे या एक तरह से इनकी स्ट्राइक्स की ओर देखेंगे, इनकी स्ट्राइक्स को रोकेंगे। तो उन्होंने प्रॉपर्ली इनकी स्ट्राइक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, बड़े बड़े कानून पैदा कर दिए 1939। ठीक है, क्लियर है जो अभी तक मैंने डिस्कस किया? तो फिर अब देखते हैं हम दैट योर, हाँ ठीक है, अब देखते हैं हम दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब क्या डिस्कस करेंगे? आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब 1947 के बाद टिल नाउ जो अभी तक चल रहा है, प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। जो 2020 में एक तरह से हमारे 4 कोड्स आए वो भी डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियो पूरी की पूरी इन 4 कोड्स के ऊपर डिपेंड होने वाली है। जो आने वाली थर्ड फोर्थ लेक्चर होगा ना, वो इन 4 कोड्स के ऊपर ही जाने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से अभी हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस वाला। सर बिफोर इंडिपेंडेंस में आपने याद रखना है, सबसे पहले हमारा क्या हुआ सर, 1881 में हमारा हुआ सर डेट जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास हुआ। उसके 1892 91 में हमारा सेकंड फैक्ट्री एक्ट पास हुआ। सर विटले कमीशन के बारे में मैंने आपको बताया, विटले कमीशन एक तरह से जॉइंट कंसल्टेशन की एक तरह से राय रखी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेट जो आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, सबसे पहले आपने याद रखना 1960s का काल चल रहा है, डेट जो 1960s अराउंड अराउंड यहाँ 1966 की बात करते हैं, ये 1960s का काल चल रहा है। ठीक है, 1966 में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ चुका हुआ है, डेट जो फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर हेल्ड। आपसे पूछा जा सकता है कौन से साल में फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर हेल्ड की गई थी, तो आपने बोला सर 1966 में। और इस टाइम के चेयरमैन कौन थे ये आपने याद रखना है। इसको हेड किसने किया था? दैट्स बाय पीबी गजेंद्र गडकर। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, मुझे इन फीलिंग आ रही है कि इसमें से आपको क्वेश्चन आने वाले। कौन थे सर? पीबी गजेंद्र, दैट इन 1966 में। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, रिपोर्ट कब सबमिट की थी? दैट इन 1969 में रिपोर्ट सबमिट हुई थी, 1969 में। सेटअप कब हुआ था? दैट जो 1966 में रिपोर्ट सबमिट की थी 1969 में। अब इन्होंने रिपोर्ट में क्या मेंशन किया? इन्होंने रिपोर्ट में मेंशन किया गाइस, इन्होंने मेंशन किया दैट टू फॉर्म वर्क कमेटी टू लुक आफ्टर इट अंडर, ये भी पूछा जा सकता है, अंडर इंडस्ट्रियल
डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये बोला गया। मतलब कि एक मैं फिर से रिपीट करता हूं सर, 1966 में हमारा फर्स्ट नेशनल कमीशन आया ऑन लेबर, दैट हेल्ड इन 1966। चेयरमैन कौन थे? पीबी गजेंद्र गदकर। और रिपोर्ट इन्होंने रखी 1969 में, जिसमें उन्होंने सजेशन दी टू फॉर्म ए वर्क कमेटी अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। उसके बाद क्या हुआ 1980 की अगर हम बात करें, 1980 के बाद ना बड़े से एक्ट पास हुए। इसकी प्रॉपर लिस्ट मैंने आगे रखी हुई है, लेक्चर के एंड में आपको मिल जाएगी। वो प्रॉपरली कोई 15-16 एक्ट है, मैंने प्रॉपरली कंपाइल्ड वे में एक प्रॉपरली असेंडिंग ऑर्डर मैंने लगा दिए, ताकि आप उधर से प्रॉपर सीक्वेंस से आ जा सकते हो। बड़े एक्ट इधर पास हुए 1980 में। और क्या हुआ, मेन चीज हमारा क्या हुआ, डेट फोकस ऑन वर्कर्स पार्टिसिपेशन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन। आप सबको बता दूं, ये हमारा दैट्स आर्टिकल नंबर 43A में मेंशन्ड है। आपसे पूछा जा सकता है फोकस ऑन वर्कर्स पार्टिसिपेशन इज मेंशन्ड इन विच एक्ट, विच आर्टिकल? ठीक है, तो आपने बोला सर इट इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 43A। अगर आपको पता होगा, आपने पॉलिटी पढ़ी है, तो ये डीपीएसपी का पार्ट है। और डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सेबल, आर नॉट इन्फोर्सेबल। मतलब ये लागू करना इतना लाजमी नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको लागू करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। ये सिंपली डीपीएसपी का पार्ट है, डेट जो आर्टिकल नंबर 43A, जिसमें मेंशन है डेट जो फोकस ऑन द वर्कर्स पार्टिसिपेशन। क्लियर है गाइस? जो अभी तक मैंने बताया, होप सो यार ये सब कुछ क्लियर होगा। 1980 तक हम पहुंच गए हैं। इसका मैंने ना थ्योरी पोर्शन भी रखा है, जिससे हम थोड़ा सा सारा का सारा रिकॉल कर लेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है। उसके बाद आपको बता दूं 1991 की अगर हम बात करें, डेट 1991 में क्या हुआ, हमारा सबसे बड़ा रिफॉर्म, डेट जो एलपीजी। क्या था एलपीजी? जल्दी से बताओ, एलपीजी रिफॉर्म क्या था? सर डेट जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एक तरह से ये सेटअप की गई थी। और 1999 में क्या हुआ, 1999 में क्या हुआ, डेट जो सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर इज हेल्ड, कमीशन ऑन लेबर हेल्ड। और इसके चेयरमैन कौन बने? सर इसके चेयरमैन बने डैट इज जो रविंद्र वर्मा। कौन चेयरमैन बने? सर रविंद्र वर्मा। अब याद रखना, मैंने आपको पहले क्या बताया, सर पहले आपने बताया 1966 में, आपने क्या बताया पहले 1966 में फर्स्ट वन हुई, 1999 में सेकंड हुई, और इसकी रिपोर्ट कब आई? सर इसकी रिपोर्ट भी 3 साल बाद आ गई, डेट जो 2002 में, 2002 में इसकी रिपोर्ट आ गई, जिसमें एक तरह से इन्होंने क्या मेंशन किया, डेट आपने एक तरह से क्या करना है, इन्होंने सबमिट रिमोट डेट भी इसकी याद रखनी है, 29 जून, 29 जून थी आई थिंक सो। हाँ एक बार ना देख के मैं बता दूंगा, हाँ 29 जून ही थी। तो इन्होंने 29 जून को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, राजेंद्र वर्मा ने, चेयरमैन इसके रहे थे। और सेकंड नेशनल कमीशन थी, डेट जो इट वाज हेल्ड इन सेकंड 1999, सॉरी, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, इस कमीशन की क्या एक तरह से रिकमेंडेशन थी, उन्होंने सिंपली क्या बोला था, डेट इसको जो हमारे 29 लॉज है, ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, जो हमारे 29 लॉज है उनको आप क्या करो, कंसोलिडेट कर लो, उनको क्या कर लो, कंसोलिडेट कर लो इन 4, नहीं इन्होंने 5 बोला था, हाँ इन्होंने 5 कोड्स बोले थे, लेकिन एट द एंड 4 कोड्स में हुआ था, वो प्रॉब्लम आगे देख लेते हैं, ठीक है 2020 का। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए डेट व्हाट आर ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड व्हाट आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सबसे पहले ये चीज कंसेप्ट आपकी क्लियर होना चाहिए। सिंपली क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर वो है जो गवर्नमेंट के द्वारा एक तरह से सेटअप की गई है, एक तरह से गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड है, उसके अंडर किसी एक्ट के तहत एक तरह से रजिस्टर्ड है, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। जिसके ऊपर प्रॉपर्ली गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उसको हम बोले ऑर्गेनाइज सेक्टर। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें गवर्नमेंट का हाथ नहीं होता, रोल नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कोई भी लॉ निकालती है, ठीक है, कोई भी एक्ट पास करती है, जिसमें उन्होंने एक तरह से मिनिमम वेज बताया, तो मिनिमम वेज एक्ट जो है ना, वो सिंपली आपको मैं बता दूं ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक तरह से इंप्लीमेंट होगा, अनऑर्गेनाइज में एक तरह से इंप्लीमेंट नहीं होगा। मतलब कि आप देख सकते हो डेट कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट, इनको रेगुलर मंथली सैलरी मिलती है, इनको डेली वेजेस मिलती है, इसमें जॉब सिक्योरिटी रहती है, इसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती, इसमें वर्किंग ऑफ फिक्स रहते हैं, इसमें वेरिएबल फिक्स ऑर्स रहते हैं, प्रोविडेंट फंड इसमें मिलता है, इसमें प्रोविडेंट फंड नहीं मिलता, इसमें जो बाकी बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन इसमें बाकी बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। मतलब कि अनऑर्गेनाइज में ना आपका एक तरह से गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं रहता, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, बात होती है व्हाट आर लेबर लॉस। अगर हम बात करें लेबर लॉस क्या है, सब सिंपली इसकी एक डेफिनेशन है, लेबर लॉस आर द मीडियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
इसको ना हाईलाइट कर लेना अपने नोट्स में, दैट लेबर लॉज जो है ना एक मीडियम का काम करते हैं, एक मेडिएटर का काम करते हैं। कैसे? आप सबको बता दूं, एक है एम्प्लॉय, एक है एम्प्लॉयर, ठीक है? ये दो इंसान है। अब कैसे पता करें कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? कौन रिलेशनशिप इनके बीच में सेटअप करता है? दैट्स योर लेबर लॉस। अगर कोई एक तरह से गवर्नमेंट लेबर लॉस नहीं सेटअप करे, गवर्नमेंट बताए नहीं कि मिनिमम वेज रेट क्या है, अगर गवर्नमेंट बताए नहीं कि मिनिमम वर्किंग आवर्स कितने हैं, आपके सेफ्टी मेजर्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लॉज नहीं क्रिएट करेगी, तो एक तरह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो वर्कर्स को क्या करेगा सर? एक्सप्लॉइट करेगा। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है क्या करेगा? वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने बैठ जाएगा और वो एक्सप्लॉइट होता चलेगा। तो उसके कारण लेबर लॉज ने एक तरह से एज ए मीडियम काम किया बिटवीन एम्प्लॉय एंड अ ट्रेड यूनियन। These are the rights and the liabilities of a person employed by the organization and that of the organization as well. ये उसके हक है, उसकी लाइबिलिटीज है towards their labor। ठीक है, आगे देख सकते हो। तो ये सिंपली रिलेशनशिप क्या है, अगर हम इधर डिस्कस करें, थोड़ा सा क्लियर कर दो स्क्रीन। देख सकते हो इधर की लिखा है दैट दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। दैट वन दैट गोन्स द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड द ट्रेड यूनियन एंड द सेकंड डील्स विद द इंडिविजुअल राइट्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स। मतलब कि इसमें भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। दैट एक तो रिलेशनशिप बताता है और दूसरा क्या बताता है सर? दूसरा इसमें बताता है कि इंडिविजुअल के क्या क्या हक है, क्या क्या उसके पास राइट्स है, उसके मिनिमम वेज कितनी हो चाहिए, उसका एक तरह से कोई डिस्प्यूट होता है तो कहाँ पे सॉल्व किया जाएगा एंड सो ऑन, सब कुछ उसमें बताया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या है, सिंपली अगर हम बात करें लेबर लॉस के अंदर स्पेसिफिकली क्या मेन तीन चीजें आती हैं। लेबर लॉस में तीन मेन चीजें आती हैं। क्या आती हैं? डेट फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, सेकंड वन इज वर्क प्लेस सेफ्टी एंड द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स। आप देखोगे तो ये सब कुछ ही मैक्सिमम कवर अप किया जाता है, जिसमें एक तरह से ट्रेड यूनियन की वर्किंग के ऊपर काम किया जाता है, उनकी सेफ्टी के ऊपर काम किया जाता है, उनके ले ऑफ के ऊपर काम किया जाता है, उनके वर्किंग आवर्स के ऊपर काम किया जाता है, उनके मिनिमम वेज के ऊपर काम किया जाता है। ये सब कुछ, ये तीन इसके ना एक तरह से कह सकते हो कोर एलिमेंट्स है। इनके क्या है? ये कोर एलिमेंट्स है जिसके ऊपर लेबर लॉस डिपेंड करता है, जिसके ऊपर फॉर्मुलेट करता है। अब डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हमने पहले डिस्कस किया। ये सामने रहा, कुछ पॉइंट्स हमसे रह गए होंगे तो वो इधर डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं पहला पॉइंट, दैट आपसे पहला एमसीक्यू इधर पूछा जा सकता है, लेबर लॉस को एक तरह से कौन सी लिस्ट में डाला गया? दैट जो कॉन्करेंट लिस्ट। आप सबको बताओ हमारे पास तीन तरह की लिस्ट होती है। कौन कौन सी सर? एक होती है यूनियन लिस्ट, सर सेकंड हमारी होती है दैट जो स्टेट लिस्ट, सर थर्ड हमारी होती है दैट जो कॉन्करेंट लिस्ट। आपसे पूछा जाए लेबर लॉस किस में आएंगे, आप लोग सर कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है? यूनियन के भी कुछ हाथ रहता है और स्टेट का भी कुछ हाथ रहता है। मतलब कुछ लॉस यूनियन भी बना सकते हैं, कुछ लॉस स्टेट भी बना सकते हैं। तो ये चीज आप सबने याद रखनी है। आप सबको बता दूं 2020 से पहले, 2020 से पहले हमारे पास 40 सेंट्रल लॉस थे और मोर देन 100 स्टेट लॉस थे, जो एक तरह से लेबर और उनके रिलेटेड थे। ठीक है, मतलब मे बी उनके मिनिमम वेज रेट के, उनके सेफ्टी के, मतलब सब कुछ लेबर्स के रिलेटेड था। अब हुआ क्या, आप सबको मैंने बताया 2002 में क्या हुआ, डेट 2002 में हुआ डेट सेकंड नेशनल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट रखी। उन्होंने क्या रिपोर्ट रखी? इन्होंने कहा यार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आर्केक है, एक तरह से इनकंसिस्टेंट डेफिनेशन है। आप क्या करो, इन लॉस को इन पांच ग्रुप्स में कंसोलिडेट कर दो, दैट्स इंडस्ट्रियल रिलेशन, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन। लेकिन एट द एंड चार ही बने, इन दोनों को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। सेफ्टी एंड वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन को मर्ज कर दिया गया। ये चीज आप याद रखें। जैसे कि मैंने आप सबको बताया 2020 में क्या हुआ, फिर 2019 में एक तरह से चार ही कोड बने जिनको हमने डिटेल में पढ़ना है। ये चार कोड में क्या किया गया आपसे पूछा जा सकता है, दैट 29 लॉस को फोर कोड्स में डिवाइड कर दिया गया। अभी तक बता दूं ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ, सिंपली एक तरह से इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिए हैं लेकिन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, इसलिए सारे लॉस हमारे लिए पढ़ने लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक और चीज जो आपने इसमें याद रखनी है, ये चार चीजें मैंने आपको बताई, इन चार में से एक लॉ ऐसा है, एक कोड ऐसा है, दैट द कोड ऑफ वेजेस, जो 2019 में ही पास हो गया था, और जो बाकी सब है वो 2020 में पास हुए। ये भी एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। याद रखना दैट 2019 में आपका वेज कोड पास हो गया था और 2020 में एक तरह से आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड एक तरह से पास हो गया था, और अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ।
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी के ऊपर जाने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा ग्लोबल लेवल पे, तो ग्लोबल लेवल मैंने आपको अभी विटले कमीशन के बारे में बताया, तो 1918 में आया था। ठीक है, आप सब अब कमेंट सेक्शन में लिखे बताओगे कि इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी। देखता हूँ आप सबको कितना रिकॉल है। आप सबने इसकी रिकमेंडेशन बतानी है, क्या रिकमेंडेशन थी। अगर मैं बात करूं अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में भी सिंपली बार्गेनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया था बिटवीन डेड एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, बीच में वेजेस के रिलेटेड उनकी बार्गेनिंग चल रही थी, कंसल्टेशन हो रही थी। तो एक तरह से दिख रहा था कि अब लेबर्स के रिलेटेड एक तरह से आक्रोश जाग रहा है, और वो एक तरह से अपना बता रहे हैं इंडस्ट्रीज को कि हाँ जनाब आप हमारे बिना कुछ नहीं हो। ठीक है, ये रहा इंडिया के रिलेटेड। आप पढ़ सकते हो दैट द फैक्ट्री एक्ट 1881, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आने वाले लेक्चर्स में ये चीज भी हम पढ़ेंगे। आप सबको पता है 1929 में ही भगत सिंह जी ने, आप सबको पता है, दैट असेंबली में बॉम्ब फेंका था। याद है कि नहीं, हिस्ट्री में आप सबने पढ़ा होगा। तो असेंबली में बॉम्ब फेंका था, तो वो कौन से एक्ट के तहत फेंका था, किसके विरोध में फेंका था, दैट ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये हिस्ट्री में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भगत सिंह जी ने कौन से एक्ट के विरोध में एक तरह से डेट असेंबली में बॉम्ब फेंका था, डेट ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। एक और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, आप सबने ना होमवर्क में कमेंट सेक्शन में बताना है डेट भगत सिंह के साथ साथ, भगत सिंह जी के साथ साथ किन्होंने एक तरह से इनका साथ दिया था बॉम्ब फेंकने में। ठीक है, आपने बताना है सेकंड पर्सन हु वाज दैट, जिन्होंने इनकी मदद की थी। आगे बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कुछ ऐसे ये लॉस पास हुए, जैसे आप पढ़ सकते हो फैक्ट्री एक्ट 1948, मिनिमम वेज एक्ट, फिर आपका आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फिर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट। ये सारे के सारे एक्ट ना आने वाली वीडियोस में आपको कंप्लीटली बताऊंगा, इसमें ना प्रॉपर्ली आपको क्लॉजेस बता दूंगा। ठीक है, मैं प्रॉपर्ली डी कोड कर दूंगा इनका जो मेन, मैंने आपको वेबसाइट बताई थी ना इनकी लेबर लॉस की, तो प्रॉपर्ली उधर से पढ़ के मैं आपको एक तरह से डी कोड करके एक ही पेज में ये सारे के सारे ना, इसका एक पेज बना देंगे, इसका एक पेज बना देंगे, इसका एक पेज बना देंगे, प्रॉपर्ली इसके क्लॉजेस बता दूंगा कि फैक्ट्री एक्ट में सेफ्टी मेजर्स के बारे में क्या कहा गया है, कितने एम्प्लॉयज आप एक तरह से रख सकते हो, उनके लिए कितना वॉशरूम्स होने चाहिए अगर आपके, क्योंकि इसी तरह के लॉज उधर मेंशन्ड है कि अगर आपके वर्कर्स 50 के ऊपर चल जाते हैं, मशीनें इतनी हैं, तो आपको क्या करना चाहिए एंड क्या करना चाहिए, कितने सेफ्टी मेजर्स एक तरह से फॉलो करना चाहिए, वो प्रॉपर्ली हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सिंपली आपने क्या याद रखना है, दीज लिस्ट, ये 16 पॉइंट जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया, आप सबको बता दूं, लास्ट टाइम यही क्वेश्चन था, दैट अरेंज देम। क्या क्वेश्चन था, अरेंज देम। इन्हीं को मेरे को एक जैसे इकट्ठे करने सबसे ज्यादा टाइम लगा है। डेट हमारा सबसे पहले पास हुआ था, डेट वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। उसके 1926 में ट्रेड यूनियन, 1936 में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, मिनिमम वेज एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो, क्योंकि ये मैं आपको सोशल सिक्योरिटी में भी पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि उसमें हमने ये चीज पढ़नी है। ठीक है, मिनिमम वेज एक्ट, फैक्ट्री एक्ट भी उसी में आ जाएगा, मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, उसके बाद ग्रेचुटी एक्ट 1972, compliance रूल्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर 2009, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन वर्क प्लेस एक्ट 2013। ये प्रॉपर्ली मैं आपके लिए लिस्ट लेके आया हूँ, सीक्वेंस में मैंने लगा दी है, इनको ऐसे ही याद कर लो, नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। अरेंज किया है, अब काम लर्न करने का आपका है। ठीक है, कुछ लॉज इसमें से हम पढ़ेंगे, जैसे कि मिनिमम वेज एक्ट पढ़ेंगे, फैक्ट्री एक्ट हम पढ़ेंगे, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इसमें पढ़ेंगे, ग्रेचुटी एक्ट हम इसमें पढ़ेंगे। कुछ ऐसे लॉज है जो हम इसमें पढ़ेंगे, तो घबराओ मत, उनके प्रॉपर्ली मैं क्लॉजेस आपके साथ इधर डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइस आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, होप से यार आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो ना, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एक मोटिवेशन कोड जरूर लिख देना। आप सबको बता दूं, आप सब सोचोगे सर आज आप थोड़ा सा आवाज आपकी अलग दिख रही है, बिकॉज ये मैं लेक्चर सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये लेक्चर ना मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड किया तब वो 40 सेकंड 40 मिनट्स का बना, लेकिन उसमें क्या हुआ, वॉइस की प्रॉब्लम। फिर मैंने सोचा क्यों ना रिकॉर्ड की जाए, और सच बताऊं ना, अभी बज रहे 1 बजा हुआ, अभी रात के 1 बजे हुए, और मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक बार मोटिवेशन मेरे लिए कोड जरूर लिख देना, वही आप सबका मेरे लिए मोटिवेशन रहता है, ताकत बनती है, जो इतनी देर रात भी आपके लिए मैं लेक्चर बनाने के लिए तैयार रहता हूँ।
तो गाइस आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो आप सिंपली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, itclasses.com पे हमारी वेबसाइट भी है, उधर भी आप जा सकते हो फॉर वेरियस पीडीएफ कोर्सेज या सिंपली मॉक टेस्ट भी उधर अवेलेबल है मैक्सिमम, तो आप उधर से भी ये ले सकते हो। तो गाइस आज लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलेंगे जल्द अपने नए सेशन में, तब तक अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।